सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A में हम पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में बेटे हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड मौजूद है। बेटे यहाँ पर इनका जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज द ग्रुप 4A, राइट? इट इज कॉल्ड एज ग्रुप 4A। इसे ग्रुप 4A कहा जाता है। अच्छा, ये जो ग्रुप 4A है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो है वो NS2 NP2 है, राइट? द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP2। NP2 यकीनन आप लोग जानते होंगे कि इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 है। एक छोटी सी बात है, और इसको हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि हर एक ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने देखी थी। बेटे यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वैसे सारे एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कार्बन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है एक बहुत ही जो है इसेंशियल पार्ट है ना। यानी विदाउट इट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है यहाँ पे जो है इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी जो है इस ग्रुप की फर्स्ट मेंबर यानी कार्बन पे बेस कर रही है। अच्छा, ये तो एक हमारे पास की जो है वो जर्नल बातें हो गई ना। ठीक है, अब पर्टिकुलरली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेटे हमारे पास जो है सबसे पहली चीज एलोट्रॉपी किसे कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन और एलोट्रॉप्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन इसकी हो गई, ठीक है। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरी अमरफस। और क्रिस्टलाइन जो होती हैं हमारे पास यहाँ पे बेटे उसमें एक है हमारे पास जो है यहाँ पे डायमंड, और दूसरी हमारे पास जो है ग्रेफाइट है, ठीक है। सो वन इज डायमंड एंड अदर वन इज ग्रेफाइट। तो ये दो हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन है। और जो अमरफस है बेटे उसमें हमारे पास जो है यहाँ पर एनिमल चारकोल, इसके अलावा लैम्प ब्लैक, ठीक है, ये लैम्प ब्लैक हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास जो है कोक, ठीक है, ये कोक हमारे पास है। इसके अलावा जो है गैस कार्बन जो है ये हमारे पास है। किसका है? इसके बजाय आप इसको अगर यहाँ पे लिख लें, जैसे आपकी बुक के अंदर बेटी जो है वो मेंशन हुआ है यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर जो है लिख लें कि कोल जो है वर्ड यूज हुआ है, तो ये बुक से भी इसके जो है रिजेम्बलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो कोल, तो ये हमारे पास की एमरफस फॉर्म है। एमरफस फॉर्म को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म को जो है ज्यादा डिस्कस किया गया है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास जो है बेटे सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर डायमंड की, राइट। तो डायमंड जो है, अब आप जानते हो कि डायमंड जो है हमारे पास जो है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो जाए। अच्छा, तो भाई डायमंड जो है प्योरेस्ट कार्बन है हमारे पास, एक हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। बेटे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब ये आपके पास एमसीक्यू में पॉइंट आ सकता है कि भाई जो स्ट्रक्चर है इट इट डिपेंड्स ऑन, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो हम इसको बता सकते हैं कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट तो बहुत सारे यहाँ पे मेंशन हुए हुए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो क्या है बेटे? वो हमारे पास जो है यहाँ पे जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
देखिए बेटे, कार्बन में, डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये पॉइंट जो है बेटे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि इन डायमंड ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है बेटे हमारे पास जो डायमंड के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड जो हैं वो हमारे पास है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की अगर हम बात करें यहाँ पे इसको, तो बेटे इस प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड में हमारे पास जो है यहाँ पे ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। सो डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नहीं पूछी जाती, मतलब बहुत कम चांसेस है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है बेटे ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से बेटे एक और पॉइंट ये है कि डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट टू एक्स रेज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जो है जो फेमस डायमंड्स है, ठीक है, वो आप याद रख सकते हैं, जैसे कोहिनूर है, या आपके पास विक्टोरिया है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है बेटे होप है, या स्टार ऑफ साउथ है। ये वगैरह वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमंड्स हैं, लेकिन ये एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। ठीक है, एक चीज जो है यहाँ पे पूछी जा सकती है वो ये है, जो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अ, वो आप याद रख सकते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन हुआ हुआ है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 3500 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप इसको आप जो है वो याद रख सकते हैं एमसीक्यू के लिए। जी फबिया रिजवान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही करना चाहिए आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से बच्चे हमारे पास जो है यहाँ पर डायमंड जो है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह क्या है कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कोई आपसे ये पूछता है तो बेटे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसकी वजह यह है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से अ, हमारे पास जो कार्बन है उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज हो जाते हैं। राइट, ऑल द फोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। इसी तरह से डायमंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसकी वजह लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से डायमंड जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। बेटे इसी तरह से डायमंड जो है इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, उसकी वजह भी यही है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह है कि टाइट पैकिंग या क्लोज पैकिंग की वजह से जो है डायमंड जो है वो एक हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस माना जाता है। तो ये तो हमारे पास डायमंड से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। मैं एक दफा हाईलाइट कर दूं ताकि आप जब स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है ना नोट करने। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा जो है हाँ बच्चे इसकी मेल्टिंग पॉइंट, ये आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.54 है। और इसके अलावा जो है बेटे इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये पॉइंट और ये, तो ये 5 to 6 पॉइंट्स कुछ बनते हैं, इनको आपने बस याद रखना है। ठीक है, और इन्हीं को नोट करना है, पूरा पूरा नोट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ग्रेफाइट की बेटे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
ठीक है। और बेटे इसको हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह में यूज करते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट की एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ग्रेफाइट जो है ये एक हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो इस पॉइंट को तमाम बच्चे नोट करेंगे कि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ पॉइंट्स में। अब ये देखिए बेटे, हमारे पास जो ग्रेफाइट है ये एक बेसिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉइंट जो हमारे पास 3.35 ऑंगस्ट्रॉम जो है ये बेसिकली जो है गैप है बिटवीन द लेयर्स। ठीक है। बिटवीन द लेयर्स जो है ये गैप होता है, यानी 2 लेयर्स आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। तो ये लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि भाई इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। अच्छा जी, इस तरह से आउटर मोस्ट शेल इज सेकेंड, ये पॉइंट इसका इतना, इसको हटा देते हैं हम। ओके बेटे, यहाँ पे इस पॉइंट को हम नोट करेंगे कि भाई जो ग्रेफाइट है, ठीक है, इन ग्रेफाइट जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है। एंड दिस sp2 हाइब्रिडाइज, since it is sp2 hybridized, that's why जो है हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल जो है कंडक्शन ऑफ करंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल वगैरह ये सारी बातें आप जो है ना वो स्ट्रक्चर के टॉपिक में सीख चुके हैं, तो लिहाजा इसको यहाँ दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है। बेटे इसके जो यूजेस हैं, ठीक है, इन यूजेस को याद रखें कि हम लेड पेंसिल वगैरह में इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेड पेंसिल में हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूज है। और रिफैक्ट्री क्रूसिबल, क्रूसिबल कहते हैं किसी भी, मतलब समझे एक तरह का जो है पॉट होता है, उसे हम कहते हैं। तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेटे इसके यूजेस हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट और ग्रेसी टेक्सचर रखता है बेटे। ग्रेफाइट के सॉफ्टनेस की वजह गैप बिटवीन द लेयर्स है। ठीक है, कि लेयर के दरमियान गैप होता है एंड द वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, because of these two reasons a layer of graphite can slide over another, hence we can apply graphite between the different parts of the machinery as a lubricant. इसी तरह since in graphite carbon is sp2 hybridized, sp2 hybridization की वजह से it has its 3 electrons are engaged in bonding, but the 4th electron is available for the conduction of current. Remember,
ग्रेफाइट कंडक्ट करंट्स पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो ये अपने प्लेन जो है ना, पैरेलल टू प्लेन जो है बेटा करंट कंडक्ट करता है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है बेटे, अब ये तो ग्रेफाइट की बात थी। हम यहाँ पे बात करेंगे लेड के ऊपर, लेड पिगमेंट के ऊपर। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे पिगमेंट की डेफिनेशन है। देखो, पिगमेंट की डेफिनेशन कभी भी आपके पास जो है वो एमसीक्यू में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए परेशान ना हो। टाइप्स ऑफ पिगमेंट में जो है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये टाइप्स ऑफ पिगमेंट है। बेटा मैं आपको एक बहुत आसान सी बात बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन पिगमेंट के जो है फॉर्मूलाए आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन पिगमेंट को जो है आपने इनके फॉर्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, कि व्हाइट लेड पिगमेंट का फॉर्मूला क्या है, क्रोमी लेड पिगमेंट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जो है रेड लेड पिगमेंट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, टर्नर्स येलो पिगमेंट का फॉर्मूला क्या है। सिर्फ इनके फॉर्मूलाए आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो जो है बाकी जो डिटेल है प्रोसेस की, उसे आप जो है वो स्किप कर दें। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है एमसीक्यूज के लिहाज से। बड़ी ग्रेफाइट का पेज आ गया, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी पेज को रीओपन करने के लिए। आई होप के स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे, तो बेटे लाइट पिगमेंट में आपको क्या क्या यूज करना है, आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारे हमारे पास ये देखिए नोट्स वगैरह, इसमें जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, जिनको आप रिकॉल कर सकते हो, जिनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत जो है ना लेंदी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा काम है जो आपको याद रखना है। सो टू मेक इट इजियर, आपसे वो काम कर लो। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो है आपके पास जो है ना, अब हम लेड के बजाय टाइटेनियम ऑक्साइड को एज अ वाइट पिगमेंट के तौर पे जो हम यूज कर रहे होते हैं, फिर वो हम टाइटेनियम ऑक्साइड को यूज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको बस जो है वो ये याद रख लें। इनको जो है आप जो है जहन में रख लें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है बेटे H2S का एक्शन होता है तो ये ब्लैकन हो जाते हैं, और हमने इसको पॉइजनस नेचर की वजह से टाइटोनियम ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया है। तो एक ये पॉइंट जो है आपके पास एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो है, मतलब ये बहुत कम चांसेस है, बट लेकिन पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू के तौर पर। तो ये कुछ चीजें हैं बेटे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है लेड पिगमेंट की जो है वो बातें यहाँ पर मुकम्मल हो गई। ठीक है, लेड पिगमेंट का काम जो है वो यहाँ पर जो है वो इतना ही हमें करना है। ठीक है भाई। अच्छा, नाइट्रिक एसिड बेटे, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन जो है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो नाइट्रिक एसिड में जो है ये कुछ यहाँ पे आपको स्लाइड में चीजें नजर आ रही हैं कि हम नाइट्रिक एसिड को फॉर्मली कैसे प्रिपेयर करते थे, लेकिन ये जो स्लाइड है ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए बच्चों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम ये वाली स्लाइड जो है वो इसको करना है कि नहीं करना है। तो आंसर हमने आपको बता दिया कि इसको करने की कोई भी किसी भी बच्चे को जो जरूरत है नहीं है।
बेटा देखो ये वाली जो स्लाइड है ना, ठीक है, तो बच्चे इस स्लाइड को जो है इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ऑस्वाल्ड प्रोसेस की बात करते हैं। ऑस्वाल्ड प्रोसेस में हमें क्या क्या डिस्कस करना है बेटे? ऑस्वाल्ड प्रोसेस के में हमारे पास जो है बेसिकली हम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया की बात करते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है ये हम प्लैटिनम की मौजूदगी में जो है कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ द प्लैटिनम जो है एज अ कैटलिस्ट हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और बेटे प्लैटिनम की मौजूदगी में हमारे पास अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। द टेम्परेचर यूज इज अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बेटे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हमारे पास सबसे पहले अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, 95% अमोनिया यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, और बेटे आपको NO मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में एब्सॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये मेन 3 इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और प्लेटिनम की मौजूदगी में ये हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट जो है प्लेटिनम को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। प्लेटिनम इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो बेटे ये इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ना वो अपने पास लिख लीजिए। ओके, अब ठीक है? अब ठीक है? इज इट ओके? ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपने जो है इसको याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है, याद करनी है। टेम्परेचर की कंडीशन, कैटलिस्ट की कंडीशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना प्रोसेस की डिटेल के ऊपर बात की जा रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया जो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया की चीजें हैं। इसी तरह से बेटे यहाँ पे फर्दर डिटेल डिस्कस की जाएगी। ये सारी किसी भी काम की नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो पैराग्राफ ये है। बेटा वो पैराग्राफ ये है आपके पास कि हमारे पास जो फाइनली जो नाइट्रिक एसिड हमें मिल रहा होता है, वो नाइट्रिक एसिड हमारे पास जो है वो 68% जो है 68% जो है प्योर होता है। अगर मुझे फर्दर कंसंट्रेशन चाहिए तो फर्दर कंसंट्रेशन जो है वो हम कैसे हासिल करते हैं? बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक ओवर सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटे ये हमारे पास जो है फर्दर कंसंट्रेशन हासिल करने का तरीक़ेकार है। तो ये लाइन और ये पैराग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ इज 60%, या यहाँ पे याद कर लेंगे 68% वाली बात। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट दे चुके होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने पॉइंट नंबर 5 जो है ना ये याद करना है। दिस पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने जो है ना लाजमी याद रखना है। ठीक है, अच्छा बेटा ये ना, हाँ, आप जो है यहाँ पे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हम
किसे कहते हैं। और आपकी बुक में जो कलर है वो रेडिश येलो है, तो जो बुक का कलर है वो याद रखेंगे कि भाई बुक का कलर हमारे पास जो है वो कैसा है, रेडिश येलो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या क्या, आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। ठीक है, फबिया रिजवान आप थक गई हैं, कान थक गए हैं आपके सुन सुन के, इसलिए आपको आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, बेटे अब अगर हम इनकी जो है जो प्रॉपर्टीज पे थी वो आपसे हमने बात कर ली यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अब बेटे ये HNO3 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में जो है ना वो अक्सर वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर की चीजें हैं हमारे पास, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर फेज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो वेपर फेज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरह से ये बेटे हमारे पास नाइट्रोजन है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से बेटे हमारे पास जो है यहाँ पे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये तो साफ नजर आ रहा है कि 90 डिग्री है। इस तरह से बेटे ये हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.41 ऑंगस्ट्रॉम है। इट इज 1.41 ऑंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो ये बॉन्ड एंगल है बेटे ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये वाला हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है बेटे वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी 115 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये हमारे पास 1.22 ऑंगस्ट्रॉम होती है। तो जितनी ये होती है उतनी ये वाली भी होती है, दोनों जो है ना बॉन्ड लेंथ हमारे पास सेम है। तो ये है। अच्छा, अब जब यही स्ट्रक्चर हमारे पास जो है चला जाएगा, इसी स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे सॉलिड फेस के लिए, तो बेटे सॉलिड फेज के लिए जब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास वही रहेगा। यानी ये हाइड्रोजन है हमारा, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो है बेटे जो बॉन्ड एंगल है बस वो 130 से बढ़कर जो है वो कितना हो जाएगा, वो 135 हो जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास, दिस बॉन्ड एंगल, दिस बिकम्स 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 135 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस होके हमारे पास 112.5 डिग्री हो जाएगा, और वही एंगल यहाँ पर भी होगा। और बेटे जो बॉन्ड लेंथ है यानी कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारे पास हो जाएगी 1.24 ऑंगस्ट्रॉम, 1.24 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, और बेटे हमारे पास ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है ये 1.30 ऑंगस्ट्रॉम हो जाएगी रिड्यूस होके। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में, जो एंगल है ये वाला ये 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की बातें हैं जो आई होप कि आप याद रख सकेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। चलो आगे, चले बेटा आगे।
बेटे यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि मिसाल के तौर पर कि जब सॉलिड फेज में होगा नाइट्रिक एसिड, तो बताइए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक है, और वेपर फेज में बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो इस तरह के सवाल पूछ सकता है। या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का जो ये प्रॉपर्टीज का अगर आप पूछ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, ठीक है, या उसका कलर क्या होता है, या उसमें कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, ईटीसी। मुझे यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में जो है मेरे तीन प्रॉपर्टीज हैं नाइट्रिक एसिड की जो हमें मालूम होनी चाहिए। राइट, तीन प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए, हमें क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन प्रॉपर्टी जो है हमारे पास यहाँ पे वो है मुझे एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नाइट्रेटिंग एजेंट। ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास है। अच्छा, एज स्ट्रॉन्ग एसिड वाली प्रॉपर्टी आप जानते हैं वाटर में डिसॉल्व होगा तो बेटे हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, और बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अमूमन एज एन एसिड वाली प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती, बट यू मस्ट नो, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी तरह एज नाइट्रेटिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। बेटे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे। बेटे अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा। अब याद रखना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रिएक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बेटे हमारे पास जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा होगा। लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंसंट्रेशन से इनवर्स रिलेशन रखता है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त किसकी? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर ऑफ मैटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है उसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आता है वो +5 से -3 तक आता है, +5 से -3 तक चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होता है। अच्छा, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बेटे ये हमारे पास रिएक्शंस हैं इसके। देखिए कॉपर जो है जब डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो एनओ बनाता है। आपने ये चीज याद रखनी है बेटा, देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा कॉपर तो एनओ फॉर्म करेगा, और कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेगा तो NO2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है आयरन को आप छोड़ सकते हैं, आयरन का जिक्र आपकी बुक में नहीं है। जिंक है, अब जिंक जो है वो रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक के साथ अमोनियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम है हमारे पास रिएक्टिव है, तो बेटे मैग्नीशियम के साथ जो है वो NO2। यहाँ पे बेसिकली ये आयरन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन का, आयरन वाला छोड़ दें क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, बेटे मैग्नीशियम वाला याद रखेंगे, मैग्नीशियम आपकी बुक में है। और जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है HNO3 के साथ, HNO3 डाइल्यूट के साथ, तो बेटे आपको N2O लाफिंग गैस मिलती है। सॉल्ट और वाटर तो हर जगह मिलेगा, देखो सॉल्ट और वाटर हर एक केस में मिल रहा है। आपने सिर्फ याद रखना है कि कौन सी गैस नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड किसके साथ मिल रही है। यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर
पूरा का पूरा एमसीक्यू इसी के ऊपर आएगा, इसी के ऊपर जो है वो बेस करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने जो है वो याद रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर वो आपसे ही पूछेगा कि बेटे हमारे पास जो है, अगर मैंने डाइल्यूट एसिड लिया और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन मैंने करवा दिया, यानी HNO3 का रिएक्शन कॉपर के साथ, तो बताओ कौन सी गैस फॉर्म होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन में होगा, जैसे ऑप्शन ए होगा NO, ऑप्शन बी होगा NO2, ऑप्शन सी होगा N2O। तो आप उसको बताएंगे कि भाई डाइल्यूट एसिड और कॉपर के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास NO गैस जो है वो फॉर्म होगी। तो इस तरह से बेटे आपको ये रिएक्शन जो है वो याद रखना होगा, और यहाँ पे जो है आपने इन चीजों को जो है यानी गैसेस के लिहाज से आपने याद रखना होगा। और बेटे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो बुक में लिखी हुई इक्वेशन वो फोकस करें, उसको देखेंगे, उसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। एक और छोटी सी चीज है बेटे जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्वा रीजिया। नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड है बेटे, हम इसे जो है वो एज एन एक्सप्लोसिव वगैरह में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो इसका एक्वा रीजिया है। ठीक है, रॉयल वाटर है जिसमें हम जो है जो है बेसिकली HNO3 और HCl को जो है वो 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं, और जहाँ पे नेसेंट क्लोरीन और नाइट्रोसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब आप अगर यहाँ पे गौर फरमाएं बेटा, तो देखिए यहाँ पे जब ये नेसेंट क्लोरीन हमारे पास